नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इस यंत्र को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर आपके सामने आए हैं वो है पारिश्रमिक और पदोन्नति के संबंध में कानून, यानी प्रमोशन और रेगुलराइजेशन को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है। इसके साथ ही अगर इसके अलावा किसी और तरह की कोई कानूनी सहायता आप चाहते हैं हमसे, कोई और कानूनी समस्या से आप ग्रसित हैं, तो आप हमें सीधे हमको जुड़ सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से और हमसे बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप हम तक जुड़कर बेहतर कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और दो खास मेहमान हम तक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से हैं अजय सिंह, आप अधिवक्ता हैं, और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता रश्मि सिंघानिया हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का इस शो में शामिल होने के लिए। रश्मि जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि जब हम लोग प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन में क्या आधार होता है प्रमोशन का, सामान्यतः अगर हम लोग बात करते हैं तो? जी, प्रमोशन का एक सिंपल लैंग्वेज में अर्थ है कि एक जो एम्प्लॉई काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसका हायर लेवल में उसको जॉब मिलती है और उसके साथ उसकी अथॉरिटी भी ज़्यादा हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है और उसकी पे स्केल भी ज़्यादा होती है। जी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी होती है, या तो वो दो तरह से उस वैकेंसी को फिल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, या तो इंटरनल रिक्रूटमेंट करता है या फिर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। जब एक्सटर्नल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हो तो उनका एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और जब इंटरनल कैंडिडेट्स भी उसमें अप्लाई करके उस प्रमोशन की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी एक प्रमोशन टेस्ट होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है। फिर वो जब उस सीट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं उसको भी प्रमोशन ही कहा जाता है। जी ठीक है, लेकिन इसके लिए कानूनी जो क्या कोई कानून इसके लिए बना हुआ है कि प्रमोशन में आपको सीनियरिटी के हिसाब से या मेरिट के हिसाब से प्रमोशन मिले, इस चीज़ को संरक्षित करने के लिए? जी, दो क्राइटेरियाज होती है प्रमोशन के लिए आनंद जी। एक मेरिट होती है, एक सीनियरिटी होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना क्राइटेरिया होता है कि वो किस बेसिस पे अपने एम्प्लॉय को प्रमोशन देंगे। जी ठीक है। अजय जी, आपके पास मैं आऊँगा कि प्रमोशन से पहले नियमितीकरण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो सबसे पहले नियमितीकरण को किस तरीके से कानून की भाषा में डिफाइन किया गया है, ये आप दर्शकों को बताएं। देखें अनंत जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है अपने अपने रूल्स और एक्ट फ्रेम करता है जी। और जो नियुक्तियां, जो अपॉइंटमेंट जो रूल्स और एक्ट के तहत नहीं होते हैं जी, और वो लंबे समय से वो कर्मचारी काम कर रहे हैं जी, तो सरकार उनको जो है नियमित करने के लिए तो अपने स्तर पर एक जो है रेगुलाइजेशन रूल्स फ्रेम करती है, और जो कर्मचारी उसके अंतर्गत आते हैं उनको जो है उनका भी नियमितीकरण किया जाता है। जी। और अनंत ये एक बात हम और बताएं आपको, जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है उनको किसी विनियमितीकरण की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, लेकिन ये जो सर विनियमितीकरण होता है इसकी शर्तें क्या होती हैं? विनियमितीकरण के लिए जो है 309 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर होती है कि अपने जो है एम्प्लॉइज के लिए वो रूल्स फ्रेम करें, और वो रूल्स जो है वो फ्रेम करते हैं कि कंडीशंस बना दी, जैसे कि यूपी में रेगुलाइजेशन रूल्स ले आए जी। उन्होंने कंडीशन एस्टेब्लिश की कि जो 2000 तक कार्य करते रहे और 81 के बाद के हैं, यानी प्रायर टू 81 थे और उसके बाद वो 2001 तक कार्यरत थे, यानी कि उसमें कंडीशन लगाई कि 14 साल 15 साल 20 साल जिनकी सेवाएं हो चुकी हैं और वो नियमित रूप से लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे जी, तो उनको गवर्नमेंट जो है एज ए रेगुलर एम्प्लॉय, और जब रेगुलर हो जाते हैं तो वो सारे बेनिफिट जो रूल्स और जो एक्ट हैं उनको मिलता है। जी
ठीक है, लेकिन सर कई दफ़ा हालिया उदाहरण हमने ऐसे भी देखे हैं, मसलन नोएडा अथॉरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे पिछले काफ़ी वक्त पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जूनियर इंजीनियर्स हैं उनको हायर किया गया था। तकरीबन 20-25 साल की उनकी सर्विस हो गई, वो काम तो वही कर रहे हैं जो कि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं, लेकिन सुविधाएं उनको उतनी नहीं मिल पाती। तो क्या इस बात के वो हकदार हैं कि अब इस बारे में अपील कर सकें या फिर उनको परमानेंट बेस पर लाया जा सके? देखें आनंद जी, ऐसा है कि जब तक रूल्स उनके लिए नहीं फ्रेम करती गवर्नमेंट जी, तब तक वो जो है परमानेंट उसके हकदार नहीं होंगे जी। ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पर है कि उनके लिए रूल्स फ्रेम करते, अगर नहीं करेगी तो 25 साल गुजर जाएं या उससे ज्यादा गुजर जाएं, वो हकदार नहीं होंगे। जी, लेकिन विकास अजय जी, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि इतना लंबे वक्त एक ही जॉब में बिताने के बाद जो विनियमितीकरण होता है वो एक कर्मचारी का हक बन जाता है? अगर मॉरल ग्राउंड पे, मौलिक ग्राउंड पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आनंद जी, कर्मचारी का ये राइट नहीं होता है कि विनियमितीकरण उसका हो, लेकिन अगर जो गवर्नमेंट ने रूल्स फ्रेम किए हैं अगर वो उससे कवर्ड है तो आनंद जी तभी उस पर विचार होगा। ठीक है, इस वक्त सुनीता हमारे दर्शक जुड़ चुकी हैं हम तक बड़ौद से। सुनीता, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी, हमारी समस्या ये है कि हमारी बहू की शादी, मतलब लड़के की शादी सन 11 में हुई थी जी, और वो 2.5 साल से लग भी रह रही थी, उससे सन 14 से अलग है, 3 ही हो जाएंगे सर अब जी। और अब उसने 6 महीने पहले कोर्ट में वो कर दिया दहेज का और पता नहीं पत्नी द्वारा क्या लगवाई है उसने, सब गलत और गंदे आरोप लगा दिए हैं। 5 सदस्य घर के 5 सदस्य पर लगा दिया है जी। और सर की हमारे बेटे ने सारे सबूत भी निकाल लिए हैं, अभी मतलब उसमें चल रहा है मीडिएशन वगैरह में, तो ना उसने सारे सबूत निकाल लिए हैं, जो उसने तारीखें लिखी है हमारे प्रति, हमारे छोटे बेटे के प्रति, सब तारीखें निकाल ली है उसने और वो उसने पुलिस में दे भी दिए हैं। तो क्या फिर भी हमारे प्रति FIR होगी? सुनीता जी, दरअसल बेहतर होगा इस मामले में कि हम लोग आपको बेहतर सलाह दे पाएं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो केस आपका चल रहा है उसकी एक कॉपी, उसके कागजात की कॉपी आप हम लोग भेज दें, ताकि उनको देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आ जाते हैं कि आपके केस को समझ के, उसके डेप्थ समझ के उसको बेहतर आपके हम लोग कर पाएं। और इसके अलावा जो गंभीर अपराध होते हैं पुलिस उसमें बाध्य होती है FIR दर्ज कराने के। लेकिन रश्मि जी, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि भाई दहेज का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, लेकिन जबकि जो जिसने दर्ज कराया है वो 3 साल से अलग रह रही है, तो जो पक्ष होता है इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसके बाद बचाव का तरीका क्या रहता है? बेसिकली ये देखते हैं कॉज ऑफ एक्शन, अगर जो जिसने FIR लगाई है किस डेट की लगाई है, अगर तुरंत अगर कुछ उसके संग मिस हैपनिंग हुई है उस डेट में लगाई है तब तो वो वैलिड हो जाएगा। अगर कुछ पहले बाइफरकेट करके उसने बाद की लगाई है तब कुछ गलत है, ये ऐसा नहीं होता जी। है। ठीक है, अजय जी आपके पास आऊंगा कि जब इतना वक्त गुजर जाता है तो दोनों ही फर्क जानना चाहूंगा कि FIR में डिले से क्या फर्क पड़ता है और ट्रायल में इसका क्या बेनिफिट होता है? नहीं अनंत जी, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। जी सर, जो हमारे दर्शक थी सुनीता, उनका जो सवाल था वो ये था कि उनकी जो बहू है वो 3 साल से अलग रह रही हैं और अब उन्होंने दहेज का मुकदमा उनके ऊपर डाल दिया है, तो 3 साल से वो अलग अगर रह रही हैं तो फिर उसमें FIR करने में जो देरी हुई है और इसका जो ट्रायल है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? देखें, ऐसा है कि वो 3 साल से अलग रह रही है, जो भी रह रही है उनके बहू का केस ये होगा कि हम इनके साथ रह रहे हैं और दहेज की मांग की जा रही है, और जो दहेज DP एक्ट लागू है वो 7 साल की शादी के अंदर में लागू होता है। अब ये तो ट्रायल में डिसाइड होगा कि इनके साथ रह रही हैं कि नहीं रह रही हैं, ये तो हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं इस स्टेज पर। जी, लेकिन सर अगर साथ महिला नहीं रहती हैं तो क्या ट्रायल में इस चीज का कोई बेनिफिट होता है? नहीं, अगर साथ में नहीं, वो तो ये साबित करेंगे कि हम साथ में रह रहे हैं। जी ठीक है, इस वक्त बिहार से डॉली हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। डॉली, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी डॉली। हाँ, हम बिहार से बोल रहे हैं, मेरा नाम कुमारी डॉली है, बेगूसराय जिला से। जी बताइए। हाँ, हम ना ये 10 साल से निचली अदालत जो पंचायती राज के तहत ग्राम कचहरी कहलाता है, पंचायत में जो होता है, हम 10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं नियोजन से, बिहार सरकार के अधीन। जी।
और हमारी सैलरी अभी 6,000 रुपये प्रति माह मिलती है जी। वो भी महीने महीने नहीं, 1 साल 1.5 साल के बाद। और हमारी जो 6,000 का जो मेरा जो मिलता है उसमें प्रतिदिन मेरा 200 रुपया बनता है। क्या ये पारिश्रमिक मेरा सही है? और नियोजन पे है तो हमारा जो बिहार सरकार है, हमने उनसे कई बार कहा कि आप हमारा नियोजन को स्थायीकरण कीजिए, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी नौकरी को 10 साल भी हो गए और हमारे दूसरे नौकरी का भी कोई अवसर नहीं बचा है। इसके लिए हम क्या करें? जी ठीक है। अजय जी, आपके पास होगा यही सवाल लेकर कि विनियमिकरण में क्या प्रावधान होते हैं और कैसे इनको बेनिफिट उसका मिल सकता है? देखिए आनंद जी, ऐसा है कि इनका ये कहना है कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं जी, लेकिन इसमें जो रेगुलाइजेशन रूल्स हैं उसमें ये कवर नहीं हो रही हैं। क्योंकि ये हमको तो बिहार के रेगुलाइजेशन रूल्स की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं जी, लेकिन वहाँ पर रेगुलेशन रूल से कवर नहीं, इसलिए इनको जो बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। और इनको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट जो 5,000 का है वही गवर्नमेंट दे रही है। जी ठीक है। लेकिन सर इस संबंध में क्या ये अपील कर सकती हैं कहीं पर? देखिए आनंद जी, हमारे पास चूंकि इस समय वहाँ के रेगुलेशन रूल्स नहीं हैं, तो इसलिए हम अभी आपसे ये नहीं कह सकते कि अपील करेंगे तो ग्राउंड क्या होगा। जी ठीक है। डॉली, आपका नंबर अब तक जरूर पहुंच चुका है। इस बारे में रिसर्च करके बेहतर सहायता आप तक जरूर पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। इस वक्त रेनू हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रेनू, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता आपकी हम कर सकते हैं? तो रेनू, आपका संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन आपका नंबर अब तक पहुंच चुका है। रश्मि जी, आपके पास में आऊंगा कि जो हम लोगों ने सीनियरिटी के लेवल पर प्रमोशन की बात की थी, उसमें क्या उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? सीनियरिटी की लिमिटेशन सर ये होती है कि जब अगर कोई सीनियर हम जैसे कि जनरली ये सोचा जाता है कि अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में लोग रहते हैं तो सीखने भी ज़्यादा सीखने को होता है, लेकिन एज फॉर सीनियरिटी वाले में एक यह लिमिटेशन हो जाती है कि आफ्टर अ सर्टेन एज लोगों का सीखना कम हो जाता है, तो वो एक स्टॉप हो जाती है उसकी इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा एम्प्लॉय की इम्प्रूवमेंट स्टॉप हो जाती है जी। और सेकेंडली जो यंगस्टर्स है, जो जो कमिंग एम्प्लॉयज़ है, जो यंग जनरेशन वाली एम्प्लॉयज़ है, उनको एक थोड़ा सा डिसेंट उनके में आ जाता है कि इवन इफ देर आर मतलब डूइंग गुड एंड वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सीनियरिटी के बेसिस में अगर प्रमोशन हो रहा है तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है जी। और एक जैसे हम सोचते हैं सीनियरिटी एक टेक्निकल टर्म में ये फीजिबल नहीं होता है, क्योंकि सीनियरिटी बहुत एरिया वाइज, रीजनल वाइज हर तरह से मापी जाती है। तो इस तरह से भी जो यंग कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो वो इसमें इस ड्रॉबैक के कारण वो काफ़ी हद तक पीछे रह जाते हैं। तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशनल पूरे वर्क में एनवायरनमेंट में थोड़ा ड्रॉबैक आ जाता है जी। तो क्या कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान है कि इसमें कुछ संशोधन किया जा सके? कानून के ऐसा तो है नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है, वो किस बेसिस पे प्रमोशन करेंगे। कुछ सीनियरिटी में करते हैं, कुछ प्रमोशन कम सीनियरिटी पे करते हैं, कुछ मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस को लेके चलते हैं, ताकि कुछ जैसे अगर किसी का 5 साल का अगर मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस लेते हैं तो 5 साल के बाद उसको कुछ और मेरिट पर डिसाइड करके उसका प्रमोशन कर देते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग क्राइटेरिया होती है जी। इस वक्त मऊ से शंभू हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। शंभू, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ सर, दिल्ली में एक स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी आई थी विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इंटर कॉलेज में। तो सर हम लोग भरे थे, तो उसमें हमने उनके एग्जाम में हम जनरल में क्वालिफाइड हुए थे। और हम आपको बता दें कि हम यूपी से ओबीसी में आते हैं, और हमने जो सीटें परीक्षा पास की थी ये ओबीसी कैटेगरी के पास की थी, और मेरा जो 86 मार्क था। तो DSSP ने हमें ये करके निकाल दिया कि आप जो हैं यू आर सीटेड क्वालिफाइड बट ओबीसी आउटर, ये करके हमें निकाल दिया। हालांकि हमने रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं लिया, न तो एक रिजर्वेशन लिया, न जो वो एग्जाम लिए, हम उनमें जनरल में थे। और उन्होंने सर ये दे दिया कि यू आर सीटेड क्वालिफाइड बट ओबीसी आउटर। बट जो सीटेट का एग्जाम है सर, ये सेंटर का एग्जाम है। और सर बेहतर होगा कि आप इस केस से संबंधित सारे कागजात हम तक भेज दीजिए, क्योंकि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमको देखने होंगे इस चीज के बारे में।
तो पहले आप अपने कागजात हम तक भेज दीजिएगा। एड्रेस हमारा लगातार नीचे फ्लैश हो रहा है, इस एड्रेस पर भेज दीजिएगा। आपके कागजात जैसे हम तक पहुंचेंगे उनकी बेहतर तरीके से स्टडी करके बेहतर सहायता आपकी इस बारे में जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त एटा से आलोक हमारे दर्शक, आलोक अपनी बात आप रखें। जी आलोक। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं आलोक अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाए। जी 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 सर ऐसा है, ये एटा में हमारी जमीन है 8 बीघा। जी 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 8 बीघा जमीन है। 8 बीघा जमीन का नंबर है ये पूरा जी। और उसमें 2.5 बीघा मेरे नाम से है और 4 बीघा मेरे नाम से, 2.5 बीघा दूसरे के नाम से है जी। लेकिन मौके पर जमीन मात्र 3 बीघा है। और जिसके पास 2.5 बीघा जमीन है वो ये कह रहा है कि ये जो आपके पास 4 बीघा जमीन है उसमें से आप हमारी पूरी करिएगा। जी तो सर हमसे क्या चाहते हैं आप? जी सर हमसे क्या सहायता चाहते हैं इसमें आप? नहीं सर, आपसे सहायता मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब वो मौके पे ही जमीन पूरी नहीं है और उसमें पट्टा 2 लोगों को दे दिया गया है। आलोक इसके लिए आपकी जमीन का नक्शा देखना और आपके जो पास कागजात हैं वो देखना बेहद अहम हो जाता है। तो अगर आपके पास नक्शा अवेलेबल है उसका और आपके पास जो कागजात हैं उनकी कॉपी हम तक भेजिएगा, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे इस बारे में कोई भी सहायता आपको क्लिक करने के। शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। और अजय जी आपके पास मैं आऊंगा कि क्या अगर एम्प्लॉयर जो होता है, अगर हम बात करते हैं जो प्राइवेट कंपनीज की, उस प्रमोशन की उसमें बात करते हैं कि अगर एम्प्लॉयर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद प्रमोशन करने से मना अगर कर देता है तो एम्प्लॉय के पास क्या अधिकार रहता है उस वक्त पर? देखें, जो प्रमोशन का प्रोसेस है अनंत जी, वो है उसमें सीनियरिटी एक डीपीसी होती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जी, वो कॉन्स्टिट्यूट होती है और एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय की जो सीनियरिटी की बेसिस पर रखा जाता है। लेकिन एम्प्लॉयर जो है अगर आपको मेजर पनिशमेंट अवार्ड है और अगर मेजर पनिशमेंट है तो आपकी जो है प्रमोशन को वो इनकार कर सकता है। जी ठीक है, लेकिन सर अगर प्रमोशन से इनकार होता है तो क्या एम्प्लॉय के पास कोई इसकी रेमेडी रहती है? अगर वो उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी होती है, अपील करें वो। जी ठीक है। और अपील के बाद भी ट्रिब्यूनल है और उसके बाद हाई कोर्ट है। जी ठीक है। लेकिन अगर इनको मेजर पनिशमेंट अवार्ड है तो इनका प्रमोशन नहीं होगा। जी ठीक है। रश्मि जी एक बात और जानना चाहूंगा, क्या प्रमोशन के लिए कोई पदों का कोई कोटा भी निर्धारित होता है क्या? जी, प्रमोशन बेसिकली 2 क्राइटेरिया पर डिसाइड होता है, एक तो मेरिट और एक सीनियरिटी। मेरिट का अर्थ है गुण, और गुण कौन से गुणों के आधार पर अगर वो प्रमोशन मिलने हैं, वह है एम्प्लॉय का नॉलेज, उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी और उसका एप्टीट्यूड, जो उसकी ट्रेनिंग और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और उसकी डेवलपमेंट स्किल्स के हिसाब पर उस डिसाइड की जाती है। ठीक है, लेकिन सर मैम पदोन्नति का जो कोटा होता है, अगर होता है तो वो निर्धारित कैसे होता है? ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है अनंत जी। ये एज कोटा कोई फिक्स नहीं होता है प्रमोशन का, और उसमें वैकेंसी जैसे जैसे आती जाती है वो फिल इन करते जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के द्वारा। जी ठीक है। अजय जी बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा कि जब हम लोग रेगुलराइजेशन की बात करते हैं तो मोटे तौर पर क्या कोई कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइंस भी इस बारे में इशू की गई है क्या? देखिए, इसमें रेगुलराइजेशन में स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज उमा देवी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है जी अपनी कुछ गाइडलाइंस जो है निर्धारित की हैं कि डेली वेजेस का कैसे रेगुलाइजेशन होगा, कैसे नहीं होगा, किन परिस्थितियों में एम्प्लॉयर उसको रिफ्यूज कर सकता है जी। और बाकी कोर्ट की कोई ये गाइडलाइन नहीं है कि मतलब ये रेगुलाइजेशन किसी का राइट होगा। राइट तभी होगा जब रेगुलाइजेशन रूल से उसका केस कवर होगा। जी चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी आपका भी इस शो में आने के लिए और बेहतर सहायता, बेहतर जानकारी दर्शकों को देने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर तरीके से कानून की जानकारी हो। इस मामले में कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो उसमें बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आपकी हम लोग कर सकें। नमस्कार।
है।